नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत संचार, संचार के तत्व और संचार के प्रकार, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा संचार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं, संचार और जनसंचार के क्या कार्य हैं और भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ और उनका प्रभाव किस प्रकार से भारतीय जनमानस पर पड़ा, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में विचार किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी की एक उक्ति है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो मीडिया का ये कर्तव्य है कि वो जनमानस की भावनाओं को समझे और उसको प्रशासन तक, शासन तक ले जाने का प्रयास करे। नहीं तो मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो बैठता है। तो आइए चलते हैं, संचार की परिभाषा और महत्व के बारे में हम विचार करते हैं। तो संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। आपने विज्ञान में जो ताप का संचार होता है कि कैसे गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, एक बिंदु से दूसरी जगह पहुंचती है, इसी तरह टेलीफोन के तार और बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जिस संचार की बात कर रहे हैं, उससे तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। तो यह इसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक संचार क्या है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। इसके बारे में मशहूर जो संचार शास्त्री हैं, विल्बर फ्रेम, उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। आप सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे से संचार करते हुए अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, बल्कि संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। कि जिस प्रकार से सूचना और विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम है, उनके जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय एक प्रक्रिया है। तो संचार के कौन-कौन से तत्व होते हैं? तो संचार के हम यहाँ पर तत्वों के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है संचार की प्रक्रिया की, वो किसी भी संचार के स्रोत या संचारक के रूप में होती है। यानी हम जब भी अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करते हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति होता है जो सबसे पहले उसकी शुरुआत करता है, वही स्रोत या संचारक होता है। और जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश, भावनाओं को किसी तक पहुंचाता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, तो आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको कक्षा में एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसको लिखकर संदेश देंगे, या बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। तो ये एक, मान लो आपने एक किसी अपने मित्र से कोई भी किताब मांगी, तो उसमें आपने चाहे लिखकर वो चीज प्रकट की या बोलकर प्रकट की,
तो वो आप स्रोत या संचारक हैं, क्योंकि आपने संचार प्रक्रिया की शुरुआत की है। नेक्स्ट आता है कृतिकृत यानी इनकोडिंग। भाषा असल में एक तरह का कोड है, जिसके माध्यम से हम बात करते हैं, कूट चिन्ह या कोड कह सकते हैं। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या इनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का इनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा का पूरा अधिकार होना चाहिए और उसके संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। एक हम उसके माध्यम से समझते हैं कि मान लो आप जो है हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मित्र है वो तमिल भाषा जानता है, लेकिन आप उसको अगर हिंदी भाषा में बात करेंगे, एक पुस्तक मांगेंगे, तो आपकी भाषा को वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर जो संचार है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रेषक है और प्राप्तकर्ता है, दोनों को एक ही स्तर पर होना जरूरी है, भाषा के स्तर पर। इसी को हम इनकोडिंग कह सकते हैं। यानी आपको भी वही चीज पता होनी चाहिए और उस चीज का मतलब क्या होता है वो आपको सामने वाले को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्रोत, संचारक और इनकोडिंग के बाद बात आती है संदेश की। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान हो जाएगा। यानी आप क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहिए, अन्यथा जो है वो समझने वाला अगर उसको गलत समझ जाएगा तो वहां पर संचार स्थापित नहीं हो पाएगा। और इससे नेक्स्ट आते हम, यानी किस माध्यम के द्वारा, किस चैनल के द्वारा वो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए जो शब्द हैं वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। यानी हमारी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, हम जो बोलते हैं, मेरी जो आवाज आ रही है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, वो किस माध्यम से आपके तक पहुंच रही है, वही उसका माध्यम है। जिस प्रकार से आप YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल फोन उसका माध्यम बन जाता है। जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, और जो दृश्य होते हैं वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम वायु तरंगों के द्वारा हमारे नाक तक पहुंचती है। स्पर्श और छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह से टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म, ये सारे के सारे जो हैं वो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए जाते हैं इनके माध्यम से। और जो संचार के तत्व हैं उसमें सबसे आखिरी आता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। यानी जब आपने कुछ चीज बोली और वो कोटिकृत होकर उसके बाद माध्यम के द्वारा, संदेश के द्वारा जब आखिर में जिसके लिए गई है, उसी को हम प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहते हैं। तो इसमें प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है। यानी आपने जो बोला वो उसकी समझ में आ जाता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग का अर्थ है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। ये एक तरह से इनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्ह और संकेतों को अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों उस कोड से परिचित होना जरूरी है। यहाँ पर संचार प्रक्रिया में जो प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। और प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है और विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यानी आपने जब किताब मांगी थी तो ऐसा हो सकता है कि आपके मित्र किताब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता को इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं कि संचार प्रक्रिया में सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है।
फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न तो नहीं हो रही है। यहाँ उदाहरण लेंगे हम, जैसे कि आपने पहले बेंच पे कक्षा में बैठे हैं और आखिरी बेंच पे आपका मित्र बैठा है, तो बीच में जो 3-4 बेंच हैं, वहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो थोड़ा शोर कर रहे हैं और आपने जब पुस्तक माँगी तो हो सकता है वो शोर की वजह से आपका मित्र ठीक प्रकार से नहीं सुन पाए और वो इतिहास की बजाय दूसरा राजनीति शास्त्र की पुस्तक आपको पकड़ा दे। तो यहाँ पर वो फीडबैक रहेगी कि वो चीज़ उसको समझ में आई है या नहीं आई है, या वो दोबारा आपको कह सकता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, इसमें कई बाधाएं भी आती हैं। बाधाओं का शोर को नॉइज कहते हैं और संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर भी हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता और सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम चित्र के माध्यम से इस पूरी संचार प्रक्रिया को दोबारा से समझते हैं कि जब ये स्रोत या संचारक आप हैं और आपने एक संदेश दिया, वो संदेश की क्या था कि आपको इतिहास की पुस्तक चाहिए थी। वो वो जो संदेश है वो हवा के माध्यम से और ध्वनि और हवा के माध्यम से आपके मित्र जो प्राप्त करता है उस तक पहुंचा, और अगर उसने ये पुस्तक आपको दे दी तो ये फीडबैक रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो संदेश है और माध्यम है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का शोर है तो इस संदेश को ठीक प्रकार से यहाँ प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं सुना जाएगा। इसलिए जो शोर है संचार की प्रक्रिया में नकारात्मक भूमिका निभाता है। तो हमने अभी तक ये जाना कि संचार क्या होता है और संचार की प्रक्रिया क्या होती है, संचार के तत्व, ये सभी हमने आपको समझाए। अभी बात करते हैं कि संचार के कौन-कौन से प्रकार हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई रूप और प्रकार हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए अलग-अलग हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं और जाहिर है कि ये इशारा भी संचार ही है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। यानी जब इशारों में आप बात करते हैं तो वो सांकेतिक संचार होता है। जब हम अपने बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उस पे उनको मौखिक संचार के साथ-साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक साथ ही मौखिक और अमौखिक संचार हो जाता है। जैसे हम किसी से बात करते हुए अपनी आंखें, चेहरे, हाथ की गति, जो स्वर के जो उतार-चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद भी ले रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी है, गम है, दुख है, प्रेम है, डर है। यानी जब आप खुश होते हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे से दिखाई देगा। दुख भी आपके चेहरे से दिखाई देगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी आंखों से नजर आएगा, आपके चेहरे से डर नजर आएगा। तो कुछ ऐसे अमौखिक संचार भी हैं जो हम आम समाज में इस्तेमाल करते हैं। संचार के विभिन्न रूपों को अब तक हम देख चुके हैं। याद कीजिए, आप अकेले होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? तो आप कई बार कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार का संचार है। और संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी आप विचार कर रहे हैं और अपने लिए विचार कर रहे हैं। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःव्यक्तिक इंट्रापर्सनल संचार कहा जाता है। यानी जब आप पूजा कर रहे होते हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान में होते हैं, तो वह भी अंतःव्यक्तिक संचार का एक उदाहरण है। और किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना और विचार मंथन करना भी संचार का ही एक रूप है। अंतःव्यक्तिक के बाद बात आती है जब हम दो व्यक्ति आपस में आमने-सामने संचार करते हैं तो इसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहेंगे, इंटरपर्सनल
संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं और संचार का ये रूप पारिवारिक सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। देखिए, अगर जब हम एक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमारे परिवार हमारे साथ रहते हैं और परिवारों से मिलकर समाज बनता है और हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो हम सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन की सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी वो रिश्ते बना लेते हैं, वो वाक्पटु होते हैं। तो उनका जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, अंतर्वैयक्तिक संचार है, वो उन्नत होता है। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है, जैसे नौकरी, दाखिले के लिए या इंटरव्यू में इसकी कौशल की परख होती है। यानी जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी वो आपसे सवाल जवाब होते हैं, वो सब इसी चीज को चेक करने के लिए होते हैं कि आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। संचार का जो तीसरा प्रकार है वो है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है, जिसको ग्रुप डिस्कशन भी आप कह सकते हैं। जैसे आप कक्षा समूह संचार का एक उदाहरण है। इस संचार में हमें कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश में उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के लिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विशेष मुद्दों पर चर्चा होती है, वो भी एक समूह संचार होता है और वो उसी का उदाहरण है। इस तरह गांव की जो पंचायत होती है, कोई किसी समिति की कोई बैठक होती है, 10 लोग बैठ के किसी समस्या पे विचार करते हैं, तो वो भी एक समूह संचार होता है, जहां गांव के लोग, समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। और सबसे आखिरी है जो महत्वपूर्ण है, वो है जन संचार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के एक समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। देखिए, संचार जो है वो आमने सामने होता है, जबकि जो जनसंचार है वो तकनीक के माध्यम से होता है। जनसंचार में तकनीक, यांत्रिक माध्यम, तकनीकी माध्यम, इसके जरिए एक विशाल वर्ग के साथ संवाद करने की कायम कोशिश की जाती है। इसे जनसंचार कहते हैं। तो इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है। बहुगुणित का मतलब, जब आप 100 आदमी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आपने लाखों करोड़ों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको किसी भी तकनीकी जरिए का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम किसी उपकरण की मदद लेते हैं, जैसे कि अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनको हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये जनसंचार के अलग अलग माध्यम हैं: अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अभी जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, और जनसंचार जो है वो फीडबैक उसकी तुरंत प्राप्त नहीं होती है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों का दायरा भी बहुत बड़ा होता है। इसमें साथ के साथ बहुत अमीर वर्ग भी होते हैं, गरीब वर्ग भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है, पुरुष और महिला, वृद्ध, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है, तो कोई पटना में, और एक ही समय पर जो टीवी है अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी प्रकार से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित और प्रसारित संदेशों की जो प्रकृति है वो सार्वजनिक होती है। यानी किसी आप जनसंचार जब माध्यम आ जाते हैं, कोई वो किसी एक के लिए नहीं होते, वो सार्वजनिक होते हैं, कोई भी उसको देख और सुन सकता है। अखबार कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। इस प्रकार से जो है, यहां पर हम बात करेंगे संचार के क्या कार्य हैं और जनसंचार के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे संचार के कौन कौन से काम हैं, कि संचार जरूरी क्यों है, समाज में क्या करता है वो। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं, निश्चय ही आप इसके उपयोग और कार्यों के बारे में बहुत हद तक परिचित होंगे। संचार विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कार्य हैं, जैसे कि
पहला है संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा था पहले कि आपने अपने दोस्त से किताब मांगी थी, तो आपने कुछ कहा होगा कि मुझे मित्र ये इतिहास की किताब चाहिए। तो उसी वो मित्र तभी तो आपको देगा, नहीं तो उसको सपना थोड़ा आएगा कि आपको इतिहास की किताब चाहिए। यानी संचार जो स्थापित करते हैं हम, वो कुछ हासिल करने के लिए होता है। दूसरा है नियंत्रण करने के लिए। जब संचार के ज़रिए हम किसी को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे कक्षा में एक उद्दंड व्यक्ति है, एक उद्दंड विद्यार्थी है और उसको जो अध्यापक है, वो खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। ये तो यहाँ तो नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है और बिना संचार के नियंत्रण हो नहीं सकता। सूचना, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टेलीफ़ोन के माध्यम से हम एक सूचना दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। आप अगर हॉस्टल में हैं कहीं पे, तो अपने माता-पिता तक सूचना पहुँचाने के लिए आप जो है मोबाइल का प्रयोग करते हैं। वो भी एक संचार है। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, एक ख़ास तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। जैसे आपका जो सोशल मीडिया है, उस पर जो भी आपकी जो जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आप फ़ेसबुक पर, व्हाट्सऐप पर अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं। इसके अलावा संचार सामाजिक संपर्क के लिए उपयोग होता है कि आप इसके माध्यम से अपने सामाजिक संपर्क को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा संचार का प्रयोग हम अपनी समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि एक चित्र में दिखाया हुआ है कि एक व्यक्ति की जो नौका है वो डूब रही है, जबकि वो फ़ोन के माध्यम से अपने को बचाने के लिए संदेश भेज रहा है ताकि कोई उसकी मदद कर दे। तो यहाँ पर अगला है कि संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि और किसी विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। और इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि परिस्थिति की मांग जैसे होती है, जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या डॉक्टर के रूप में या जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। मान लो एक डॉक्टर है और वो बात ही नहीं करेगा किसी से, तो कैसे काम चलेगा? एक जज है और वो चुपचाप बैठा रहेगा, फैसला नहीं सुनाएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए इनको अपनी जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को उनकी भूमिका को निभाने के लिए हमें संचार की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं हम जनसंचार की, कि जनसंचार के क्या कार्य होते हैं। अभी तक हमने जाना था कि संचार के क्या कार्य हैं। जनसंचार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप तकनीक के माध्यम से बहुत सारे श्रोता वर्ग या दर्शक वर्ग के साथ जुड़ते हैं, तो वो जनसंचार होता है। तो जनसंचार का सबसे पहला काम है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का पूर्व का सूचना देना है। इसके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं जो प्राप्त होती है, हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। इसके अलावा शिक्षित करना, जनसंचार माध्यम में हमें जागरूक करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जनता को शिक्षित करने की है। यह शिक्षित करने के से आशय देश दुनिया के जो हाल में जो क्या जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। इसके अलावा जनसंचार कार्य मनोरंजन करना भी है। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन है, जैसे सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें, ये सारे मनोरंजन के साधन भी हैं। इसके अलावा एजेंडा तय करना, जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, तो उसको व्यापक कवरेज देते हैं, तो ये घटनाएं आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाती हैं। जैसे वर्तमान में किसान आंदोलन है, तो ऐसे हर टीवी चैनल के ऊपर उसी पे डिबेट हो रही होती है, तो ऐसे ये एजेंडा तय हो जाता है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज का उसकी तरफ ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके अलावा निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य जो सरकारी की जो संस्थाएं हैं, उनके कामकाज की निगरानी करना भी होता है। अगर समाज कोई गलत का सरकार जो गलत कदम उठाती है, किसी संगठन और संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो ऐसे लोगों को सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। इसके अलावा विचार विमर्श का जो मंच का भी काम करता है जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करने का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न
विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं, जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विचार व्यक्त करने वाले जो लेखक हैं, अपनी राय रखते हैं। जैसे आपने एडिटोरियल देखे होंगे संपादकीय, तो वो उसी प्रकार से है। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी, आम लोगों की अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है और इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा कि जनसंचार के कार्य क्या हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जो जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जनसंचार के कार्य सबसे पहले तो आपने देखा हो कि जब जो प्राचीन काल के अंदर जो पौराणिक काल था और उसके अंदर जो बहुत सारे जो अपने नारद मुनि थे, वो भी एक से समाचार वाचक के रूप में उनका कार्य माना जाता है कि वो जो देवलोक और धरती के बीच में संवाद सेतु का काम करते थे, यानी एक पत्रकार के रूप में कार्य करते थे। आपने उसी प्रकार से महाभारत में भी देखा होगा, धृतराष्ट्र और जो गंधारी थी, दोनों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, रानी गंधारी ने, और धृतराष्ट्र तो सूरदास थे, अंधे थे। और उन्होंने फिर संजय को बोला था कि बताइए कि महाभारत में क्या जो युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वो सारी जो संचार व्यवस्था की इशारा करती हैं, यानी हमारे प्राचीन काल में भी ऐसा होता रहा है। और इसके अलावा जो भी पुरानी कुछ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या बहुत सारे कई ऐसी जगह मिली हैं जहां पर ये सारे की सारी जो है पेंटिंग के माध्यम से, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, उनके जो शिलालेख हैं, ये भी संदेश देने का एक कार्य करते थे। और फिर बात आती है जब देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर अलग अलग नाटक हैं, कथावाचक हैं, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, नौटंकी, लावणी, जात्रा, गोरी, यक्षगान, ये सारे के सारे जो हैं, जो समाज में प्रचलित हैं, ये भी एक प्रकार से जनसंचार के ही माध्यम थे। लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो हैं पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। यानी इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आम जनता तक पहुंच रही है, वो राष्ट्र को के मानस को निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाचार पत्र और पत्रिकाओं की, कि जिस प्रकार से समाचार और पत्र पत्रिकाएं हैं, ये एक विशाल इनका दर्शक वर्ग है और पाठक वर्ग है। और इन वाणी में शब्दों के रूप में जो रिकॉर्ड करने का आरंभिक प्रयास होने के कारण से जो प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। और जो है जो आज भले ये प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से खबरों को, संचार को पत्रकारिता कहा जाता है, लेकिन प्रिंट माध्यम का आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें समाचारों को संकलित करना होता है, उन्हें संपादित करना होता है, छापने लायक बनाना होता है और छापकर पाठक वर्ग तक पहुंचाना होता है। और इस काम के लिए रिपोर्टिंग करना होता है, संपादन का काम करना होता है, और जो पत्रकारिता कौशल की अपेक्षा इसके अंदर होती है। तो ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं को यहाँ पर, जैसे दिनमान पत्रिका है, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिकाएं हैं, आजकल नहीं आती है, ये पुराने जमाने में थी, लेकिन आज के वर्तमान में जैसे आउटलुक है, कादम्बनी है, इंडिया टुडे है, ये पत्रिकाएं आज भी हैं। और भारत के अंदर सबसे पहला जो है, ये याद करने के लिए है, ये आ भी सकता है कि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 में हुई थी, जब बंगाल से, यानी कलकत्ता से बंगाल गजट की प्रकाशन शुरू हुआ। तो सबसे पहला अखबार था बंगाल गजट, जो कि 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा निकाला गया था। और उसके बाद हिंदी का जो सबसे पहला जो पत्र था वो था उदंत मार्तंड, और ये भी 1826 में कलकत्ता से ही निकला था। तो ये कुछ हंस पत्रिकाएं हैं या हिंदुस्तान समाचार पत्र है, जो बहुत पहले प्रचलित हुआ करता था, जिसकी बंगाल गजट की मैंने बात की, जो इंग्लिश, भारत का पहला सबसे इंग्लिश का एक अखबार था, बंगाल गजट था। और इसमें भारत में बहुत पत्रकारों की भी एक अलग परिपाटी रही है, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, और कई पत्रिकाएं भी निकलती हैं, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारती, ये बहुत पहले निकलती थी।
और इसके बाद बात आती है रेडियो की, कि रेडियो भी एक समाचार माध्यम है और इसके द्वारा अ, यह 1895 में इल जो कि जी मार्कोनी थे, इटली के इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले इसको इजाद किया था। और इसमें रेडियो के माध्यम से जो संकेतों को दूसरी जगह भेजने में कामयाबी प्राप्त की थी और पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में ये महत्वपूर्ण औजार बन गया था। और भारत में इसकी शुरुआत 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। लेकिन 1936 में सबसे पहले विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। यानी भारत में जो रेडियो है वो 1921 में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर 1936 में इसकी शुरुआत हुई और कुल 9 रेडियो स्टेशन खुले थे उस समय। और आजादी के बाद ये ताकतवर एक संचार माध्यम के लिए विकसित हुआ। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो भी अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी आराम से सुन सकता है और दूर दराज के इलाकों में इसको सुना जा सकता है। लेकिन पहले हमारे यहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था, एएम की होती थी, आजकल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 1983 से चल रहा है। इसके अंदर जो क्वालिटी है आवाज की वो बहुत अच्छी हो जाती है और ये भारत के दूर दराज के इलाकों में काफी अच्छी तरह से सुना जा सकता है, सस्ता साधन भी है। इसके अलावा रेडियो जो के बाद आती है बारी टेलीविजन की। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय ताकतवर माध्यम बन चुका है और प्रिंट मीडिया के जो शब्द और रेडियो के ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन का प्रयोग शुरू हो गया था। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर दिया था 1927 में। लेकिन 1936 में बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन की सेवा शुरू कर दी थी। भारत में इसकी जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 को हुई थी और उसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करना था। तब दिल्ली के आसपास के में 2 टीवी सेट लगाए गए थे जिन्हें 200 लोगों ने देखा था। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए कार्यक्रम दिखाता था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार टीवी की सेवा आरंभ हुई, तब 1 घंटे का कार्यक्रम होता था और बाद में 1984 में इसकी जो टीवी से दूरदर्शन अलग कर दिया गया था। पहले एक ही डिपार्टमेंट होता था ये। और उसके बाद इसके लिए ये जो है ये उद्देश्य इसके रखे गए सामाजिक परिवर्तन उद्देश्य था इसका, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सामाजिक धरोहरों का प्रोत्साहन। यानी भारत के अंदर जो जनसंचार माध्यम थे और जो एक दूरदर्शन के जो उसी टाइम में एक ही ये टेलीविजन होता था केंद्र, और इसमें इसके ये उद्देश्य थे कि इस प्रकार के जो शिक्षा के जो कार्यक्रम थे, सामाजिक पर्यावरण के जो कार्यक्रम थे, उनके लिए इसका समाचार प्रसारित करने होते थे। और उसके बाद बात आती है सिनेमा की। सिनेमा भी एक जनसंचार का प्रभावशाली माध्यम है और बहुत लोगों तक ये संदेश और ज्ञान और सूचना देने का काम करता है, लेकिन ये मनोरंजन का भी एक सशक्त माध्यम है। और सिनेमा का जो आविष्कार है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और जब भारत के अंदर भी पहली जो मूक फिल्म थी वो दादा साहब फाल्के ने शुरू की थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये अभी आपको याद रखना चाहिए। और जो 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है और जो भी जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। फिर बात आती है इंटरनेट की। तो बाद में जो सबसे तेजी से और लोकप्रिय हो रहा है जनसंचार का माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने-कोने तक है, उसकी रफ्तार का कोई जवाब भी नहीं है। इसके सारे माध्यमों का समागम है। अभी तक हमने जिसकी बात करी, पत्र पत्रिकाओं की बात करी, रेडियो की टेलीविजन की करी, सिनेमा की करी, वो सारे के सारे इंटरनेट में समाहित हो जाते हैं। आप इंटरनेट पर किसी भी दुनिया में छपने वाले अखबार, पत्रिका की सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्व व्यापी जो जाल है
के भीतर यानी इंटरनेट के भीतर जमा करोड़ों पन्नों से भी पल भर में अपने मतलब की सामग्री गूगल के माध्यम से खोज सकते हैं। ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि सवाल-जवाब, बहस कर सकते हैं, अपने ब्लॉग बना सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो समाचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समाचार माध्यम जो हैं, वो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का काम करते हैं और हमारे जो सामाजिक जीवन को अधिक सक्रिय बना सकते हैं और हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी भी बनाते हैं। तो इसके कुछ खतरे भी हैं कि अगर इसको आप ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करोगे, जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया को देखा और इंटरनेट में भी कई प्रकार की अश्लील सामग्री दिखाई दे जाती है, तो वो युवावस्था है, वो उसमें भटक जाने के खतरे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, जिसमें हम अपनी समस्याओं के समाधान को कर सकते हैं, आपस में एक-दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और आधुनिकीकरण के जो लक्ष्य हैं, वो कार्यक्रम हैं, उनकी तरफ प्रेरित हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने संचार, दूरसंचार, संचार के क्या-क्या तत्व हैं, संचार के क्या कार्य हैं, जनसंचार के क्या कार्य हैं और इसके कौन-कौन से माध्यम हैं, इनके बारे में जाना है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।